Precipitation, type of rainfall, and world distribution of rainfall. This is rainfall. This is snowfall. Hailfall. Silt. यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है वाटर इन द एटमॉस्फेयर, प्रेसिपिटेशंस, टाइप ऑफ रेनफॉल एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। आपने इससे पहले संघन के रूपों के बारे में पढ़ा होगा। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो वर्षण के ऊपर रहेगा। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक है। आइए इसके बारे में हम अध्ययन करें। तो व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन? वर्षण क्या होता है? वर्षण, कई बार हम बोलते हैं रेनफॉल। नो, वर्षण इज डिफरेंट। वर्षण जो शब्द है की जो रचना हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द जो है वो प्रेसिपिटेशिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है नीचे गिरना। मौसम विज्ञान की जो भाषा है इसका अर्थ में अगर हम इसको अर्थ में देखें, आगे देखें हम जो है, तो प्रेसिपिटेशन का अर्थ जो मैंने लिया वो है जो लैटिन भाषा का शब्द है जो प्रेसिपिटेशिया से बना हुआ, नीचे गिरना। मौसम विज्ञान की भाषा में जिसका अर्थ है संघनित या फिर हिमशीतित जलवाष्प जो भूमि पर गिरती है। इसमें केवल वर्षा अथवा हिम ही शामिल नहीं है, बल्कि जो है जल के अन्य रूप जैसा ओला, कुहारा और आदि भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन occurs when so much water has condensed that the air cannot hold it anytime. The clouds get heavy and water falls back to the earth in the form of rain, hail or snow. If you continue the condensation of the experiment long enough, so much water will condense on the book that it would not be able to hold it all. At that point, the water will start dripping down from the book and you have created the precipitations. It's called to the precipitations. Okay? हम इसको फिर इस तरह से देख सकते हैं। पहले डिफाइन कर दिया कि वर्षण शब्द की रचना जो है किस शब्द से हुई है और किस तरह से ये हमारे तरफ, पृथ्वी की तरफ जो है वो आता है। तो ये हिमपात के रूप में, वर्षा के रूप में, हिमवर्षा के रूप में, ओलावृष्टि के रूप में हमारी तरफ जो है वो अर्थ के ऊपर आता है। ऊपर उठती हुई जो उष्ण और आर्द्र संतृप्त जो होने के कारण तथा औषांक की प्राप्ति के बाद संघन होने पर वायुमंडलीय जल की या तो तल रूप में जैसे कि ओस, जलवर्षा या ठोस रूप जिसमें कि हम हिमपात लेते हैं, नीचे गिरने को ही हम क्या बोलेंगे? वर्षण जो है वो, उसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा वर्षण हो जाता है। उसको नीचे पर गिरने वाले को हम क्या बोलेंगे? वर्षण बोलेंगे। ये हमारा वर्षण हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वर्षण जो है किन दशाओं के ऊपर निर्भर करता है। पहले जो दशा होनी चाहिए कि पहली दशा में हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास पहली दशा में तापमान जिस पर संघन होगा। दूसरी दशा में जल की बूंदों के हवा से गुजरने के समय वायुमंडल की दशा कैसी होगी। ओके, तीसरी दशा में हम देखते हैं कि मेघों के प्रकार तथा इनकी धरातल से ऊंचाई कितनी है। ठीक है, और चौथी दशा में हम देखेंगे कि इस घटना को उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया कौन सी है। तो ये वर्षण के निम्न दशाओं पर ये निर्भर करता है। वर्षण जो है निम्न दशाओं के ऊपर निर्भर करेगा। जब ये कंडीशन होगी तभी जाके जो है वर्षण जो है वो होगा। तो वर्षण के रूप में मैंने आपको पहले बता दिया कि स्नोफॉल है, सिल्ट है या फिर हेलफॉल है, रेनफॉल है। ये सभी क्या है? वर्षण के एक रूप हैं। अब प्रेसिपिटेशन देख सकते हैं आप जो है यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखो ये रेनफॉल आ रहा है, ठीक है, ये स्नोफॉल हो रहा है
और ये सिल्ट है जिसको हम जो है सम हिमवृष्टि बोलते हैं, और उसके बाद हेल फॉल है जिसको हम जो है ओलावृष्टि बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ये सभी जो ये 4 रूप हमारे पास जो है वो मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है ये रेन, स्नोफॉल, सिल्ट और हेल फॉल, ये सभी जब अर्थ की तरफ आते हैं तो ये सभी जो हैं ये बरसन का एक रूप बन जाते हैं। अब रेन सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे कि रेन है, किसको हम जो है रेनफॉल बोलेंगे। कैसे बनती है रेन जो है, जब किसी कारणवश जलवाष्प में लदी हुई वायु ऊपर उठती है तो वह ठंडी हो जाती है और जलवाष्प सघन होने लगता है। इस प्रकार जलकण पैदा होते हैं और वो वायुमंडल में मौजूद धूल कण को एकत्रित होकर वायु में तैरने लगते हैं। अतः क्या होता है, फिर मेघों का निर्माण होता है और कुछ समय के पश्चात मेघों में जलकण की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वायु का अवरोध जल की बूंदों को वायुमंडल में लटकाए रखने के असमर्थ हो जाता है। तब ये बूंदें वर्षा के रूप में धरातल पर जो आ जाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस प्रकार से ये वर्षा हमारी तरफ जो प्राप्त होती है। अगला हम देखते हैं स्नोफॉल को लेते हैं। स्नोफॉल जिसको हम जो है हिमवृष्टि भी बोलते हैं और हिमपात भी बोलते हैं। जब वायु में मौजूद जलवाष्प का संघन हिमांक से कम होता हो तो वह तरल अवस्था में आए बिना सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। आरंभ में यह हिम महीन कणों के रूप में होता है, परंतु बाद में इनका आकार जो है वो बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा होने के बाद ये कण भूतल पर धुनी हुई रुई की भांति जो वो गिरने लगते हैं, जिन्हें हम जो है स्नोफ्लैक्स या फिर हिमतुल भी कहते हैं। इन्हीं हिमतुलों को भूतल पर गिरने को हम क्या बोलेंगे, स्नोफॉल बोलेंगे। अब आइए सिल्ट क्या होती है। अब सिल्ट के बारे में जानते हैं। सिल्ट क्या है, तो सिल्ट जिसको हम सम हिमवृष्टि बोलते हैं, जब वर्षा की बूंदों के जमने से हिम कणों के पिघले जल को पुनः जमने से होता है। वास्तव में जलवृष्टि तथा हिमवृष्टि का एक रूप होता है। बारिश भी हो रही होगी और हिमवृष्टि भी हो रही होगी। तो सम वृष्टि ऐसी को हम हिमवृष्टि के रूप में जानते हैं, जिसमें कुछ रवे पिघले रहते हैं। जब भूतल के पास वाली वायु का तापमान हिमांक से नीचे और ऊपर वाली वायु का तापमान हिमांक से ऊंचा होता है तो सम वृष्टि होती है। ओके, जब वर्षा की बूंदें ऊपरी गर्म वायु के निचले ठंडे वायु में प्रवेश करती है तो वह जम जाती है और भूतल पर ननी ननी जो है छोटी छोटी बूंदों के रूप में हमारी तरफ जो वो गिरने लगती है। ओके, तो इस तरह से हमारे क्या होगा, ये सिल्ट है। उसके बाद हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं हेल फॉल, जिसको हम ओलावृष्टि भी बोलते हैं। ओके, अब हेल फॉल जो है वो क्या है, जब बर्फ की कड़ी तथा बड़ी गोलियों की बौछार होती है तो उसे ओलावृष्टि कहते हैं। इसे उपल वृष्टि भी कहते हैं। इसका निर्माण 2 विधियों से होता है। फर्स्ट, पहली विधि में क्या होगा, जब भूतल पर गिरने वाली जल की बूंदें ऐसी बूंदों में गुजरती है जिसका तापमान हिमांक से कम होता हो तो ये बूंदें जमकर ओलों के रूप में धारण कर लेती है। इसी विधि से बने हुए ओलों का आकार जो वो छोटा होता है। अब दूसरी जो विधि है उसमें क्या है, कभी कभी जो है तेज जो वर्टिकल वायु धारा है ऊपर उठते समय वर्षा की बूंदों को इतनी ऊंचाई पर उछाल देती है कि उनका तापमान हिमांक से कम हो जाता है। इसी ऊंचाई पर ये बूंदें जम जाती है और नीचे गिरने लगती है। इसी को हम जो है वो ओलावृष्टि के रूप में भी जानते हैं। ओके, अब इस बात हम देखते हैं, नेक्स्ट में हम देखें कि अब क्या कंडीशनें होती है। जैसे रेनफॉल है या फिर उसके बाद फ्रीजिंग रेन जिसको हम जो है हिमपात बोलते हैं, सिल्ट है, स्नो है। तो ये इस प्रकार की जो है ये प्रोसेस होती है। यहाँ पे देख रहे हैं ये कोल्ड एयर है और ये वार्म एयर है, 2 एयर्स।
जब वार्म एयर जो है, गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ, और नीचे भी जो है कोल्ड एयर, और ऊपर जाके जो क्लाउड हैं यहाँ पे जाके जो, तो उस प्रकार से ये चारों प्रोसेस जो है इसी वजह से जो है वो हमारे वायुमंडल में जो है वो घटित होती है। इस पिक्चर में दोबारा से देख सकते हैं आप जो है, यहाँ भी वही प्रोसेस है, और इसमें भी जो है अलग अलग रूप जो है उसमें दिखाए गए हुए हैं, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे स्नोफॉल हो। फ्रीजिंग रेन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्नोफॉल ही है, और ये सिल्ट है या स्नोफॉल है। तो ये प्रोसेस हमारे वायुमंडल में जो होती है, तभी हमारे जो है चारों रूप में जो वर्षण हमारे को जो है वो प्राप्त होता है। तो आइए हम जो है वो उसके बाद जो टाइप ऑफ रेनफॉल है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि वर्षा का जो वर्गीकरण है वो कितने, क्लासिफिकेशन ऑफ द रेनफॉल। अब इसको हम क्लासिफिकेशन करेंगे वायु के ठंडे होने की विधियों के अनुसार। हम जो है इसको निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1, पहला हमारे पास जो रूप आ जाता है जिसको हम बोलते हैं, पहला जो रूप है हमारे पास वो है, हमारे पास जो है पहला जो रूप है संवहनीय वर्षा, कन्वेंशनल रेनफॉल, पर्वतकृत वर्षा, ऑरोग्राफिक रेनफॉल, और उसके बाद जो है साइक्लोन या फ्रंटल रेनफॉल के नाम से इनको जानते हैं। तो हमने यहाँ पे जो डिवाइडेशन किया वायु के ठंडे होने की विधियों के अनुसार वर्षा के हमने 3 प्रकार जो हमने बनाए। तो सबसे पहले हमारे पास संवहनीय वर्षा आती है जिसको कन्वेंशनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोन रेनफॉल जो वो कहते हैं। अब इसमें देखें जो है, जो हमारे पास जो है संवहनीय वर्षा है, या फिर उसके बाद इसको हम जो है पर्वतकृत वर्षा जिसको बोलते हैं, जिसको हम ऑरोग्राफिक रेनफॉल भी बोलते हैं, या रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं, या फ्रंटियर रेनफॉल, ये हमारे 3 टाइप जो है वो हो जाते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस हैं इसकी, जो अलग अलग स्टेजेस होगी उसी के अनुसार इस प्रकार की जो है अलग अलग जो है वो बारिश जो है वो होगी। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप जो है, यहाँ पे दे रखा हुआ है कि सबसे पहले देखो यहाँ पे ये रिलीफ रेनफॉल है, तो इसको हम पर्वतकृत वर्षा भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये साइक्लोन रेनफॉल है, चक्रवाती वर्षा बोलते हैं, और ये कन्वेंशनल रेनफॉल है। ओके, तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, यहाँ पे भी दिखाई गई है। ये साइक्लोन रेनफॉल है और ये पर्वतकृत वर्षा है। यहाँ पे देखें आप, ये साइक्लोन रेनफॉल है, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे फ्रंट बना हुआ है, और यहाँ पे जो है ये गर्म हवा और ठंडी हवा, वार्म एयर राइज टू द कोल्ड एयर्स। जब वार्म एयर्स ऊपर उठेगी तो वहाँ पे जाके एक जो है साथ में यहाँ ठंडी एयर्स भी होगी, और यहाँ पे एक फ्रंट बन जाएगा, और उसके बाद जिसको हम बतागर बोलते हैं। इसके बाद ये रिलीफ रेनफॉल जिसको हम जो है ऑरोग्राफिक रेनफॉल भी बोलते हैं। ऑरोग्राफिक रेनफॉल इसमें आप देखें कि इस प्रकार से जो है ये गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, और इस तरफ जो है ये ठंडी हवा इसके इसमें, तो यहाँ पे इस एरिया में जो है बारिश हो रही है। इसके बाद ये कन्वेंशनल रेनफॉल है, यहाँ पे जो है वार्म एयर्स है, और यहाँ पे एक्सपैंड हो रही है, और उसके बाद जो है वह इसमें एरिया। तो आइए हम इनके बारे में एक एक करके जो इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है संवहनीय वर्षा को लेते हैं, प्रॉपर रूप से इसको हम जो है डिफाइन करते हैं। संवहनीय वर्षा, कन्वेंशनल रेनफॉल, ये कहाँ होती है इसको भी बारे में देखेंगे। जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है, जो पृथ्वी का जो सरफेस है बहुत गर्म हो जाता है, तो उसके साथ लगने वाली जो वायु है भी क्या होती है, वो गर्म हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और वायु गर्म होकर जो वो फैलती है और हल्की हो जाती है। ये हल्की वायु ऊपर उठने लगती है, और संवहनीय वर्षा का निर्माण धाराओं के रूप में वो का निर्माण होता है, और ऊपर जाकर वायु ठंडी हो जाती है, और उसमें मौजूद जो जलवाष्प होते हैं वो सघन होने लगते हैं, और सघन होने से कपासी जो है वो बादल बनना शुरू हो जाते हैं, और जिससे कि क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा घनघोर जो है वो बारिश होती है। इसी को प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, संवहनीय वर्षा के रूप में जानते हैं। तो संवहनीय वर्षा अधिकतर कहाँ पे होती है, इस प्रकार की जो बारिश है कहाँ पे होती है, खासकर हमारे जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, इक्वेटर लाइन वाला जो एरिया है, यहाँ पे वर्षा जो नियमित रूप से प्रतिदिन जो है दोपहर के बाद होती है। ठीक है, और यहाँ बादलों की गर्ज तथा बिजली की चमक के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, और परंतु अधिक समय तक नहीं रहती, सूर्य अस्त होने तक जो है ये रुक जाती है। ओके, तो इसको आगे देखेंगे, प्रोसेस इसमें जो है वो दिखाई गई हुई है। यहाँ पे जो है किस प्रकार से ये कन्वेंशनल रेन फॉल हो रही है। ठीक है, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी, और उसके बाद वो ठंडी हवा के साथ मिलकर जो है
फिर इस प्रकार की प्रोसेस अधिकतर जो हमारे को देखने को मिलती है जो हमारे इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखीय जो प्रदेश होते हैं। अब देखें इसमें आगे हम इसमें देखें और जो है नेक्स्ट कहाँ कहाँ वो एरिया हैं, पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ एरिया हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेटर लाइन वाला ये जो एरिया है, इक्वेटर लाइन वाला एरिया जो है यहाँ पे ये एरिया इसमें एरिया में, ठीक है। जैसे अमेजन बेसिन हुआ, जायरे बेसिन हुआ हमारा, और यहाँ पे जो है आपका जो है इंडोनेशिया वाला, मलेशिया वाला जो एरिया हुआ है ना, इस एरिया दक्षिणी एशिया वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया में, ये दक्षिण पूर्वी जो एशिया है इस भाग में जो इस प्रकार की जो बारिश प्रतिदिन होती है। और जैसे कि यहाँ पे जो है क्यों प्रोसेस क्या रही इसकी, प्रोसेस वही रही कि इसमें क्या होती है कि गर्म हवा, क्योंकि सरफेस जो है एकदम से गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु जो है गर्म हो जाती है, वो वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है, और हल्की वायु ऊपर उठने लगती है, असंभवनीय धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर ये वायु क्या होती है, ठंडी हो जाती है, उसके अंदर जो बादल जो स्थित जो मौजूद जलवाष्प होते हैं सघन होने लगते हैं, और उससे क्या होता है एकदम से कपासी बादल बनना यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, और जिससे कि घनघोर वर्षा होती है। यही वो एरिया है जहाँ पे जो है हर एक दिन जो है वो बारिश इस एरिया में जो वो देखी जाती है। इसके बाद अगला जो है जिसको हम जो है अर्ली रेनफॉल भी बोलते हैं या ऑरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतकृत वर्षा, पर्वतकृत वर्षा के रूप में भी इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो है ये हमारा ओशन पोर्शन है, ठीक है, ये गर्म हो गया, ठीक, और उसके बाद इसमें वेपोरेशन स्टार्ट हुआ और जो गर्म हवा है ऊपर की तरफ, जिसमें मॉइस्चर ऊपर की तरफ उठने लगी, और ये वाला जो एरिया है इसमें यहाँ पे बारिश होगी। और यहाँ बारिश कैसे हुई, जब यहाँ पे ये जो क्लाउड एकदम से ऊपर जाके जो है जो गर्म हवा यहाँ पे जाके मिल गई ठंडी हवा के साथ, और यहाँ पे एकदम से बादल बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस एरिया में काफ़ी बारिश होगी, और इस एरिया साइड वाला जो एरिया है यहाँ पे जो है वो बारिश नहीं होगी, जिसको हम जो है रेन शैडो के नाम से जानते हैं। तो जब जलवाष्प में लदी हुई वायु गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर वो बढ़ने लगती है तो वायु ठंडी हो जाती है, ठंडी होने से ये संतृप्त हो जाती है और ऊपर बढ़ने लगती है, तो वहाँ पे जलवाष्प जब संघन होने लगते हैं और इससे वर्षा होना शुरू होती है। तो इसी प्रक्रिया को जो हम जो है वो क्या बोलेंगे, पर्वतकृत वर्षा, ऑरोग्राफिक रेनफॉल के नाम से इसको हम जो है वो जानते हैं, ठीक है। ये अधिकतर जो है ये वर्षा उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होती है खासकर जहाँ जो है पर्वतों के साथ जो है कोई पर्वत समुद्रों के साथ कोई जो है पर्वत श्रेणी के निकट इस प्रकार की वर्षा जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। खासकर जो है विश्व में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे इस प्रकार की बारिश जो देखने को मिलती है। अब इसके बाद यहाँ पे भी ही दिखाया गया हुआ, देखो यहाँ पे एक गर्म हवा है ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और यहाँ पे जो है वो ये रेनफॉल, और एकदम से यहाँ जो है संघन स्टार्ट हुआ, वाटर वेपर बने और इस एरिया में जो है बारिश होना शुरू हो गई, ठीक है। परंतु ये वाला एरिया जो है यहाँ पे बारिश नहीं हुई, इसको हम शैडो जोन बोला एरिया बोलेंगे, और इसी को हम जो है पर्वतकृत वर्षा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम जो है ऊंचाई के साथ साथ वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, और इस प्रकार पर्वतों का जो ढाल पवनों के सामने आ जाता है, जैसे पवनों के सामने आ गया, यहाँ पे जो आ गया तो यहाँ वर्षा खूब होगी, तो उनको बोलेंगे हम पवन विमुखी ढाल बोलेंगे, है ना, विंडवर्ड स्लोप बोलेंगे कहते हैं। तो जैसे पवन जो दूसरी ढलान की तरफ ऐसे उतना शुरू होती है तो वहाँ पे गर्म तथा शुष्क होने लग जाती है। यहाँ पे इसको ड्राइनेस जो वो यहाँ और ड्राइनेस यहाँ पे जब पहुँचेगी तो यहाँ पे जितना भी इसके साथ जलवाष्प खत्म हो जाता है तो इस तरफ जाने लगती है, तो यहाँ पे जो बारिश नहीं करेगी, तो इस भाग को हम बोलेंगे पवन विमुख ढाल बोलेंगे या वृष्टि छाया क्षेत्र इसको बोलेंगे। ये हमारा वृष्टि छाया क्षेत्र जो वो बन जाता है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, इसमें जो लाइव इसमें देख सकते हैं आप जो है, तो ये वाला एरिया यहाँ जो है तो बारिश हो रही है, परंतु इस तरफ जो है बारिश नहीं हो रही है। अब उसके बाद तीसरी जो बारिश आती है वो है साइक्लोन रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा या फ्रंटियर रेनफॉल भी हम इसको बोलते हैं। तो चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा अथवा बतागरी वर्षा भी कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों में उष्ण एवं आर्द्र वायु राशियाँ हल्की होने के कारण शीतल एवं शुष्क वायु राशि ऊपर चढ़ जाती है, और इसमें गर्म पवन में मौजूद जलवाष्प संघन होने लगता है और वर्षा आरंभ हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा को हम जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। शीत ऋतु में
उत्तरी पश्चिमी भारत में जो वर्षा होती है, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभों के रूप के में भी जानते हैं, तो वो चक्रवाती वर्षा के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो यहाँ भी वही प्रोसेस है। यहाँ देखिए ये कोल्ड एयर है, ठीक है ना, ये कोल्ड एयर है और यहाँ पे जो है वार्म एयर है। तो यहाँ पे बीच में दोनों में जो है कोल्ड फ्रंट जो है वहाँ बन जाता है और दोनों का जो है एक अलग सी सीमा यहाँ निर्धारित हो जाती है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इस कारण क्या होता है, साइक्लोन पैदा हो जाते हैं और इसमें भारी वर्षा जो होना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो है मतलब कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बतागरों की कमी है, तो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वायु चारों ओर से केंद्र की ओर जाती है, जिससे कि चक्रवातों के मार्ग पर मूसलाधार वर्षा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इस प्रकार देखेंगे आप हमारे इंडिया में देख सकते हैं आप, ये वाला एरिया देखें आप, इस भाग में आप देखें तो ये वाला जो एरिया है जो हमारा पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है, इस भाग में आप देखें तो ये साइक्लोन जो है यहाँ पे ये बना हुआ है, साइक्लोन वाला हिस्सा है। तो यहाँ इस प्रकार की वर्षा ज़्यादा देखने को हमारे को मिलती है। ठीक है, कभी कभी हमारे जो है इस एरिया में जो हमारा नॉर्दर्न पोर्शन वाला एरिया है यहाँ पे जो है, जिसको पश्चिम विक्षोभ के रूप में भी जानते हैं, तो यहाँ पे जो है जो हमारे जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक जो है वो सक्रिय रहते हैं कि आजकल जो है हमारे देश में जो पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा जो बारिश हो रही है, तो यही वो एरिया है, इसी साइक्लोन रेनफॉल के नाम से जो वो जानते हैं। अब देखें जो है वर्षा का जो वितरण है वर्ल्ड में, जो वर्षा का वितरण अगर हम देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल हम देखते हैं या प्रेसिपिटेशन को जिसमें देखते हैं, तो इसमें आप देखेंगे मैक्सिमम जो हमारा जो है ये एक ग्रीन डार्क वाला एरिया, देखो ये वाला भाग, यहाँ बारिश की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ भी बारिश की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद इस एरिया में भी बारिश की मात्रा ज़्यादा है। इसमें कुछ भाग हमारा इंडिया का भी है, खासकर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वो भी जो है सबसे अधिक वर्षा जो है वो प्राप्त करते हैं। बाकी जो येलो पोर्शन वाला देख रहे हैं तो यहाँ भी क्या है, वर्षा की मात्रा कम है, जैसे कि सहारा का मरुस्थल है, या फिर जो है अरबियन जो डेजर्ट है, या फिर हमारा थार मरुस्थल है, या फिर यहाँ जो है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी जो मरुस्थल है, यहाँ भी वर्षा की मात्रा जो है वो बहुत ही कम है। तो हम बोल सकते हैं कि अधिकतम वर्षा जो है भूमध्य रेखा के आसपास वालों भागों में ज़्यादा होती है और ध्रुवों की तरफ जो है वो कम हो जाती है। 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांश उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच में अधिक वर्षा होती है। 40 डिग्री और 60 दोनों गोलार्धों में देखें तो वहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा है। दूसरी ओर देखें हम 30 डिग्री और 35 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों में वर्षा कम होती है। तो वर्षा का यह वितरण जो है विश्व की वायुदाब पेटियों से संबंधित है और दो अधिक वर्षा वाले भागों में निम्न वायु भार पेटियों तथा न्यून वर्षा वाले भागों में उच्च वायु भार पेटियां जो पाई जाती है। इस प्रकार से ये प्रोसेस जो देखने को ज़्यादा हमारे को मिलती है। तो हम देखें जो है आगे हम देखें, देखो ये वर्षा वाले क्षेत्र जो है मैक्सिमम जो वर्षा रिकॉर्ड की जाती है ये वाले एरियाज आप देखो, ये हमारा जो है दक्षिण अमेरिका का अमेजन जो बेसिन है और ये अफ्रीका महाद्वीप वाला एरिया जो है यहाँ बारिश की मात्रा ज़्यादा है। और उसके बाद जो है हमारा जो है दक्षिण पूर्वी जो एशिया है यहाँ पे भी ज़्यादा वर्षा की मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहाँ इस वर्ग में देखें तो भूमध्य रेखीय कटिबंधीय क्षेत्र आ जाता है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पश्चिमी जो समुद्र तटीय भाग हैं जो पवन विमुख ढाले हैं तथा मानसूनी प्रदेशों में समुद्र तटीय क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि खासकर हमारा जो है जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से और शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है उन भागों में ज़्यादा बारिश होती है। दूसरे नंबर पे आता है हम जो है वो देखेंगे 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वाले एरिया कहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश, जहाँ पे 100 से लेकर 2 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इस वर्ग में भारी वर्षा वाले क्षेत्र जो निकटवर्ती प्रदेश होंगे या उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश होंगे वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले प्रदेश जो है इसमें हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के भीतरी भागों में और शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी आंतरिक भागों में ही ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है।
और इसमें अगला है हमारे पास चौथा जो है, जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर जो है वो वर्षा होती है। तो इस प्रकार के एरिया कहाँ पड़ते हैं विश्व में? जो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं या फिर जो शैडो जोन एरिया होता है जिसको हम वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं, या महाद्वीपों के आंतरिक प्रदेशों में या उच्च अक्षांशीय प्रदेशों को देखने को मिलती है। इसके बाद हमारे पास आता है पांचवा जो है, जिसमें हम विश्व का जो विभिन्न वर्षा वितरण है जो खंडों में बांटा गया हुआ है, 5 खंड हमने लिए हुए हैं। तो पांचवा जो खंड आता है हमारे पास, जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इस वर्ग में जो है उष्ण और शीत मरुस्थल प्रदेश आते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी जो है इस मैप में दिखाया। तो ये वाला एरिया है जहाँ पे जो है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो ये आप जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, ये ग्रीन जो कलर्स है, ये एरिया सबसे अधिक जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। बहुत ही कम क्षेत्र हैं विश्व में जहाँ पे जो है वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आपने लर्न कर लिया होगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।